चैप्टर 55 खन्ना फैमिली। लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। चलो पहले इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपको खन्ना फैमिली से। खन्ना फैमिली दिल्ली शहर की जानी मानी हस्ती मानी जाती है, जिनका अपना टेक्सटाइल्स का बिजनेस है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ इनका उठाना बैठना है। खन्ना परिवार के मुखिया पंकज खन्ना, उनकी पत्नी और सोनी और नितिन की मां सुनीता जी। पंकज जी और सुनीता जी के 2 बच्चे हैं, सोनी खन्ना, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये बड़ी हुस्मुख, चुलबुली और साफ दिल की है, बिल्कुल सुनीता जी तरह। और बात करें नितिन खन्ना की तो ये स्वभाव से थोड़ा सख्त है और ज़्यादातर मिस्टर खन्ना जी के साथ रहते हैं। ये बिजनेस में उनकी मदद करते हैं। पंकज खन्ना के छोटे भाई धीरज खन्ना और उनकी पत्नी से तो आप मिल ही चुके हैं, वीना खन्ना, जो शायद अपने ही घर में लड़ाई डलवा कर खुश है और पैसों की थोड़ी लालची भी है। इनके भी 2 बच्चे हैं, दोनों ही बेटे हैं, जिनके लिए ये पूरी कोशिश करती है कि पूरा बिजनेस उनका हो जाए। पूरा खन्ना एम्पायर ये अपने बेटों के नाम करवाना चाहती है। अब ऐसा होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। खन्ना फैमिली सुनीता जी को ज़्यादा पसंद नहीं करती है। क्यों, ये तो खैर मैं आगे बता ही दूंगी। चलो कहानी पर दोबारा चलते हैं। वीना जी के द्वारा फोटो दिखाए जाने पर जहां सारी खन्ना फैमिली हैरान थी, तो वही सोनी के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था। अगर उसने जल्दी ही अपनी सफाई पेश नहीं की तो आज उससे कोई भी नहीं बचा पाएगा। वही जहां सुनीता जी चिंता और फिक्र भरी नज़रों से देख रही थी सोनी को, वही मिस्टर खन्ना के चेहरे पर बढ़ते वक्त के साथ गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अपनी कुर्सी से खड़े होकर सोनी से गुस्से वाली आवाज में पूछा, ये सब क्या है सोनी, क्या इस तस्वीर की कोई सफाई है तुम्हारा पास? सोनी अटकते हुए बड़ी मुश्किल से बोलती है, डैड। डैड वो वीना। सोनी, बच्चे वो क्या लगा रखा है? मुझे पता है तुम कभी झूठ नहीं बोलती और ये अटक कर बोलना ये साबित कर रहा है कि तुम झूठ बोलोगी जो भी बोलोगी। सोनी, नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये कहना चाह रही थी कि। वीना फिर सोनी को बोलते देख बीच में बोलती है, हाँ कहो बच्चे, क्या कहना चाहती हो? शायद वीना ऐसा इसलिए कर रही थी, वो चाहती कि सोनी कुछ ऐसा बोल जाए जो शायद वो सुना चाहती थी। सुनीता जी जो ये सब कुछ चुपचाप खड़े होकर देख रही थी, वो वीना के मन की बात अच्छे तरीके से जान चुकी थी। उन्होंने सोनी की मदद करते हुए कहा, सोनी बेटा आराम से बताओ क्या बात है। सोनी ने सुनीता जी को देखा, फिर 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करी। तभी उससे वन्या का चेहरा नजर आया, जो कह रही थी, समस्या अच्छे से समझा जाए तो उसका समाधान हमें उसी में मिलता है। ये सुन सोनी ने सारी बातों को याद किया और फिर कहा, आपको सबको सच जाना है ना, तो सच है कि। सोनी अपनी लाइन पूरी करती कि मिस्टर खन्ना ने कहा, सच बताना सोनी, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सोनी, डैड मेरी बात तो सुनिए। मैं कल हॉस्पिटल गई थी, ये फोटो भी वही क्लिक की गई है, और मैं हॉस्पिटल अपनी एक दोस्त की मॉम को देखने गई थी। वो कल सुबह ही एडमिट हुई है, मैं बस उनका हाल चाल पूछने गई थी, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इतना तो बनता है। फिर सोनी थोड़ी उदास सी शक्ल बनाते हुए कहती है, वरना सब कहते हैं मिस्टर खन्ना की छोटी बेटी सेल्फिश है। डैड, मैं आपकी प्रतिष्ठा को ऐसे खराब नहीं होने दे सकती। वही वीना जी का मुंह खुला रह गया। ये सुनकर वीना जी अपने मन में कहती हैं, कितनी चालाक है ये लड़की, बातों को कैसे किसी और दिशा में घुमा दिया। मिस्टर खन्ना, आयुषो कि तुम सच बोल रही हो? सोनी ने और ज्यादा मासूम बनते हुए कहा, डैड मैं झूठ क्यों बोलूंगी, क्या आपको अपनी बेटी पर जरा भी भरोसा नहीं? मिस्टर खन्ना कुछ कहते कि उनका फोन बज पड़ा। उन्होंने नहाने बाहर जाते हुए कहा, आइंदा ऐसा मत करना। वीना मिस्टर खन्ना को जाते देख हड़बड़ाहट में कहती है, लेकिन सोनी बच्चे, इतनी रात को जाने की क्या जरूरत थी, दिन में भी तो जा सकती थी। ये बात वीना जी ने इतनी रात पर जोर देकर कही थी। मिस्टर खन्ना जाते हुए, बस अब कोई बात नहीं होगी इस बारे में। वही वन्या मानव द्वारा दी गई जानकारी सुनकर हैरान रह गई। सबसे बड़ा झटका उससे ये सुनकर लगा कि कृति और तापस रिलेशनशिप में थे। मतलब उसकी इस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं तापस भी है। वन्या ने फोन कट किया और उसने फैसला किया कि अब वो बाकी का सच तापस की जुबानी सुनेगी। वन्या तापस के कमरे की तरफ जा ही रही थी कि उससे अंदर से आवाज सुनाई दी, जहां समक्ष कह रहा था, तापस मुझे पूरा सच बताओ, क्या था तुम्हारे और उस लड़की कृति के बीच?
तापस गुस्से में कहता है, कुछ नहीं था, हमारे बीच जो था वो अब खत्म हो गया है, मैंने उस लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया है। ये सुन वन्या को बहुत बुरा लगा। एक तरफ कृति है जिसकी हालत बद से बदतर है और एक तरफ तापस जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वन्या आगे कुछ सुनती कि उसने अंदर जाकर कहा, ये आपने ठीक नहीं किया तापस, आपकी वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है। तीनों लड़के वन्या को देखने लगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूज तापस था। वो ये सोच रहा था आखिर उसने किस लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। वन्या, आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है मैं किस लड़की की बात कर रही हूँ? तापस, आप किसकी बात कर रही हो भाभी? वन्या गुस्से में कहती है, कृति की, जिसने आपसे प्यार किया था लेकिन आपने क्या किया, उसे पागल करके बीच रास्ते में छोड़ दिया। वो इतनी मजबूर हो गई कि उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। तापस ये सुन हैरान रह गया। उसने फिर बिस्तर से उठते हुए कहा, भाभी ये क्या आप कह रही है? कृति कहाँ है? कृति, क्या हुआ है उससे? प्लीज भाभी बताइए ना। ये बोल तापस उठने की कोशिश करने लगा कि उसके पैर में अचानक एक दर्द की तेज लहर दौड़ गई। वो गिरने ही लगा कि समक्ष ने उसे पकड़ लिया। तापस समक्ष को पकड़कर, देखना यार भाभी क्या कह रही है, कृपया मुझे कृति के पास लेकर चल, मुझे उसे एक बार देखना है। समक्ष ने उससे बिस्तर पर बैठाते हुए कहा, हाँ मैं ले चलूंगा, तू आराम से बैठ। उसने अर्पित को कुछ इशारा किया। अर्पित समक्ष का इशारा समझकर वहां से चला गया। तापस दोबारा उठने की कोशिश करने लगा कि इतने में अर्पित व्हीलचेयर ले आया। समक्ष ने उसे सहारा देकर व्हीलचेयर पर बैठाया और वन्या को एक नज़र देखकर तापस को कृति के कमरे की तरफ ले जाने लगा। वही मिस्टर खन्ना के जाने के बाद वीना जी मन ही मन कुढ़ने लगी। उसने सोनी को देखते हुए अपने मन में कहा, मैंने तुम्हारी उड़ान को बहुत कम आंक लिया सोनी बच्चे, लेकिन अब देखना मैं क्या करती है। तुम्हारे पूरे परिवार को इस घर से बाहर नहीं निकल फेंका तो मेरा नाम भी वीना खन्ना नहीं। वही सोनी उनके पास आकर उनके कान में कहती है, कुछ सपने सपने ही रह जाते हैं चाची जी। ये सुन वीना अपने ख्यालों से बाहर आई और सोनी की बात सुन उसे घूरने लगी। वही सोनी मुस्कुराते हुए चली गई, लेकिन जल्दी ही सोनी की मुस्कान गायब हो गई सुनीता जी को देखकर। वो जानती थी अब उसकी मॉम सारी सच्चाई उससे उगलवा लेंगी। वही समक्ष एक कमरे के आगे रुका, उन्हीं के पीछे वन्या भी थी। तापस का हाल बुरा हो रहा था कृति को हॉस्पिटल में देखकर। समक्ष ने कमरे का गेट खोला और तापस को अंदर लेकर गया। अंदर कृति सो रही थी, उसके चेहरे और बाकी बॉडी के निशान साफ दिख रहे थे। तापस का दिल ना जाने कितने टुकड़ों में टूट गया कृति को इस हाल में देखकर। तभी डॉक्टर ने अंदर आकर कुछ बताया तो तापस की आंखों से एक आंसू का कतरा बह गया। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ चैप्टर 56 तापस और कृति का मिलना। लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। जहां तापस और कृति आमने सामने आए और जहां सोनी ने बड़ी सफाई से झूठ बोलकर अपने आप को किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था, वही कोई और था जो किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। एक कमरे में एक लड़के को बांध कर रखा था। उस कमरे में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी जिसमें उस लड़के के चेहरे के चोट के निशान साफ दिखाई पड़ रहे थे। उस लड़के की आंखें बंद थी। तभी उस रूम का गेट खुलता है और एक और लड़का उसी की उम्र का अंदर कमरे में दाखिल होता है। वो आकर उसकी सामने वाली चेयर पर बैठकर कहता है, और देव कपूर साहब, यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही रहने में? अगर कुछ दिक्कत है तो बता दें, हम भी कुछ लगते हैं आपके। हमारा रिश्ता तो काफी पुराना है। क्यों? देव ये सुन अपनी आंखें खोलकर कहता है, जी जरूर, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से भाग जाए, क्योंकि मैं और 2 दिन यही रहा था तो आपको परेशानी हो जाएगी। ये सुन सामने वाला लड़का पहले मुस्कुराता है, फिर कहता है, आज तुमने साबित कर ही दिया कि तुम किसके भाई हो, उस लड़की के जो आज शायद ये तुम्हारी जगह होती, लेकिन फिर भी वो मुझसे ना डरती। देव स्माइल करते हुए, शेरनी के आगे कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम एक बात याद रखना, शेरनी के पीछे कौन है इससे फर्क पड़ता है। वो लड़का ये सुनकर कहता है, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। चलो कोई नहीं, उस शेरनी के पीछे कौन है उससे भी मिलने का इंतजाम मैंने कर लिया है। ये कहकर वो लड़का एक फेस मास्क निकालकर देव के आगे रखता है जो बिल्कुल देव की शक्ल से मैच कर रहा था। ये रखकर वो लड़का जोर जोर से हंसने लग जाता है।
फिर देव के करीब जाकर उसके बाल पकड़कर कहता है, अब मैं तेरे ही घर में रहकर तेरी ही फैमिली को भी धोखा दूंगा और तेरी बहन को भी, जो बहुत शेरनी बनी घूमती है ना। अब देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें मुझे ना तेरी शेरनी बहन रोक सकती ना उसके पीछे वाला। और वैसे भी उस पीछे वाले से तो तेरे से भी ज्यादा नफरत है, तो उसका हिसाब भी चुकता कर कर ही लौटूंगा। ये कहकर वो लड़का वो फेस मास्क उठाकर बाहर जाने लगता है कि देव की आवाज उसके कान में पड़ती है, जो कह रहा था, इस बार मेरी बहन तुझे रोकेगी नहीं बल्कि ठोकेगी, बिल्कुल पहले की तरह। ये कहकर देव हल्का हल्का हंसने लगता है। वही सोनी जो अभी तक खिलखिलाकर हंस रही थी, वो सुनीता जी के एक लुक से ही चुप हो जाती है। सुनीता जी एक नज़र वीना को देखती है, जो अभी भी गुस्से में सोनी को घूर रही थी। सुनीता जी ने ये देख सोनी का हाथ पकड़ा और उससे अपने साथ अपने कमरे की तरफ खींच कर ले जाने लगी। सोनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज किए चली गई। सुनीता जी ने सोनी को अपने सामने खड़ा किया और फिर कमरे का गेट बंद करते हुए कहा, अब मुझे सिर्फ सच सुना है, इसके अलावा अगर कोई झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए सुनीता जी काफी सीरियस थी। वो नहीं चाहती थी कि सोनी किसी मुसीबत में पड़े। आज भी उसने अपने आप को कैसे बचाया है ये सिर्फ सुनीता जी ही जानती है। आखिर कौन सी माँ अपने बच्चे को किसी मुसीबत में देख सकती है। सोनी को अब ये समझ नहीं आ रहा था वह सब सच बता दे या नहीं। वो एक उलझन में उलझ गई थी। तभी उसके कानों में सुनीता जी की आवाज़ फिर से पड़ी है, जो कह रही थी, सोनी मुझे सब कुछ सच बताओ। आखिर तुम इतनी रात में क्या करने गई थी हॉस्पिटल में। ये बात सुनीता जी थोड़ी तेज आवाज़ में बोलती है। सोनी अपनी आंखें बंद करके, वो मॉम मैं तापस भैया को अस्पताल देखने गई थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हाल ही में उनका एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं उन्हें देखने और उनसे बात करने गई थी। सोनी ने ये बात एक ही सांस में अपनी सच्चाई कह दी। फिर सोनी लंबी सांस लेती है और अपनी एक आंख खोलकर सुनीता जी को देखती है। सुनीता जी तो होश खो बैठी थी। ये सुनकर उनके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, तापस का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी आंखों से आंसू बह गए। वो बिस्तर पर बैठ गई। सोनी ने ये देखा, झट से उन्हें पानी पिलाया और उन्हें शांत करते हुए कहा, मॉम तापस भैया अब ठीक है, उनके पास सब है, आप फिक्र मत करो। लेकिन सुनीता जी का मन इन बातों से शांत नहीं हुआ। फिर सुनीता जी रोते हुए, सोनी मेरा बेटा कैसा है, उससे ज्यादा चोट तो नहीं आई, वो ठीक तो है ना। ये सवाल सुन सोनी को समझ नहीं आता वो इस सवाल का क्या जवाब दे। उसने बस अपना सर झुका लिया। सुनीता जी सोनी को ऐसे देख डर जाती है। उन्हें लगता है जरूर तापस ठीक नहीं होगा। सुनीता जी ये सोच एक बार फिर रो पड़ती है और वो झट से बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर जाने लगती है कि सोनी उनको रोककर पूछती है, मॉम आप ऐसे कहाँ जा रही है। सुनीता जी अपने बेटे से मिलने, मुझे पता है वो ठीक नहीं है। सोनी की आंखें बड़ी हो जाती है। ये सुनकर वो झट से सुनीता जी को कमरे के अंदर ले जाकर कहती है, मॉम ये आप क्या करने जा रही है। आप ही कहती है ना मुझे कोई गड़बड़ मत करना, और अब आप खुद तापस भाई से मिलकर सब कुछ खराब करना चाहती है। तापस भाई ठीक है, पर मैं उनसे मिल नहीं पाई क्योंकि उनके कमरे की सुरक्षा बहुत टाइट है। बॉडीगार्ड्स ने मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, इसलिए मैं वापस आ गई। सुनीता जी तो क्या मैं अपने बेटे को कभी नहीं देख पाऊंगी। सोनी नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत जल्दी मिलोगी तापस भाई से, लेकिन ये अभी सही समय नहीं है। आप अभी आराम से बैठो, तब तक मैं कुछ सोचती हूँ। ये कहकर सोनी कमरे से बाहर चली गई और एक नंबर पर कॉल लगाने लगी। वही सुनीता जी मन की बेचैनी अभी भी शांत नहीं हो रही थी। वही हॉस्पिटल में तापस अभी कृति से मिलता उनके पीछे एक डॉक्टर एंटर करता है उसी रूम में और आकर कृति को चेक करते हुए पूछता है, पेशेंट के साथ कौन है। तापस जी मैं हूँ डॉक्टर, आप बताइए ना कृति ठीक तो है ना। डॉक्टर जी साफ शब्दों में कहूँ तो इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें 2 दिन तक भूखा रखा गया है, काफ़ी टॉर्चर भी किया गया है। आप इनकी बॉडी पर नीले निशान देखकर अंदाज लगा सकते हैं इन्हें किस हाल में रखा हुआ था, और इनके साथ किसी ने जबरदस्ती करने की भी कोशिश की है। इनके मन में एक डर बैठा है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इन्हें सुरक्षित वातावरण में रखें, इनके मन का डर निकालने के लिए उन लोगों के बीच रखें जिनके साथ ये सुरक्षित महसूस करें।
इन्हें सेफ और टेंशन फ्री एनवायरनमेंट दे। ये कहकर डॉक्टर चले गए। वही तापस के दिल में एक तेज दर्द उठा। ये सब सुनकर वो कैसा इंसान है जो अपने प्यार को ही सुरक्षित नहीं रख पाया। छोटे से छोटे इंसान की जानकारी निकलवाने वाला अपने प्यार की बात आने पर भूल गया ये सब। तापस का दिल ये सुनकर तड़प उठा कि कृति ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। उससे लगा था कृति उससे अपने मर्जी से छोड़कर गई है, लेकिन वो गलत था। कृति तो खुद न जाने किन हालातों से गुजर रही थी और वो उससे बचा भी नहीं पाया। तापस ने अपनी व्हीलचेयर थोड़ी आगे की और कृति का हाथ पकड़कर देखा, जहां उसके हाथ पर एक सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी और उसके हाथ पर कुछ नीले निशान भी थे। कृति के हाथ पर सिरिंज भी लगी हुई थी। उसने कृति का हाथ अपने लबों से चूम लिया। तभी कृति ने अपनी आंखें खोली डर की वजह से। उसे यही लग रहा था कि कोई फिर उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। कृति ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसने अपनी नज़र घुमाकर सबको देखा और अंत में कृति की नज़र तापस पर रुकी, जो उससे प्यार भरी नज़रों से देखा रहा था। कृति ने थोड़ी देर तापस को देखा, फिर अपना मुंह मोड़ लिया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था तापस से। तापस का दिल तड़प उठा। उसने कृति का पकड़ कर कहा, कृति प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम सही कहती थी, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कृति ने ये सब सुन पलट कर तापस को देखा, जो इस वक्त बेबस दिखाई पड़ रहा था। वो तापस जो दुनिया को झुकाने की हिम्मत रखता था, आज वो खुद एक लड़की के आगे झुक गया था। कृति की आंखों से भी अब आंसू बहने लगे। वो थोड़ा सा अपने बिस्तर से उठ झटके से तापस के गले लग और गई रोने लगी। तापस ने भी उसे खुद में समेट लिया और उसके बाल सहलाने लगा, हालांकि उसकी खुद की आंखें भी नम थी। ये देख वन्या की आंखें भी नम हो गई। समक्ष ने वन्या का हाथ पकड़ा और उससे अपने साथ बाहर ले गया। समक्ष ने कमरे का गेट अच्छे से बंद किया। वो तापस और कृति को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ना चाहता था। वही रात के वक्त सुनीता जी ने एक फ़ोन करा और कहा, तुम सब कुछ तैयार रखो, मैं सुबह होते ही अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। सुनीता जी भूल गई कि उनके पीछे वीणा खड़ी ये सब सुन रही है। वीणा ने मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, बस आज रात, फिर कल सुबह आप इस घर से हमेशा के लिए बाहर। जी आगे जाने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ।